नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 3 से 21 अगस्त वाले बच्चे इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह अति संभावित पेपर है, यानी कि अति संभावित क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे, जो कि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप लोग रट लो, क्योंकि यदि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बाद में पछताना हो जाएगा। तो बाद में मत पछताना, पहले ही आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। इस क्लास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन। क्या होना चाहिए आप लोगों का लक्ष्य? आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए आरआरबी ग्रुप डी सिलेक्शन 2026। तो यदि आप लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 में सिलेक्शन चाहते हो, तो सभी लोग मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन तैयार करो। जितना हो सके उतना अधिक पढ़ो, ठीक है। जहाँ अच्छा नॉलेज मिले वहाँ से पढ़ो, और स्मार्ट स्टडी पर जो ये क्लासें कराई जा रही हैं सभी क्लासें देखो, ठीक है। क्योंकि स्मार्ट स्टडी पर बहुत छोटी छोटी क्लासें कराई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाती हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, और जहाँ से अच्छा नॉलेज मिल सके वहाँ से आप लोग पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से। आपका लक्ष्य होना चाहिए आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जॉब है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और आज के क्वेश्चन पर चलने से पहले, जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, Al2O3। कौन सा होता है? Al2O3 ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है? जल में, अल्कोहल में, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में? तो तीन का जो सही जवाब हो जाता है, तीन का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो किस रंग की चमकदार लौ निकलती है? पीली, नीली, सफ़ेद या फिर लाल? तो 4 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन गर्म पानी से अभिक्रिया करती है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम? तो 5 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि वो गर्म पानी से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7-6 है, लोहा और जस्ता जैसी धातुएं पानी के किस रूप के साथ अभिक्रिया करती हैं? लोहे और जस्ता जैसी धातुएं पानी के साथ किस रूप में अभिक्रिया करती हैं? ठंडा पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, भाप के साथ, या ये पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, या फिर ये पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाप स्ट्रीम के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, चाहे पानी गर्म हो या भाप हो? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाता है? सी, उपरोक्त दोनों ए और बी, ठीक है, लेड और कापर दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या नाइट्रोजन? तो 8 का जो सही जवाब हो जाता है, 8 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतः धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल
HNO3 के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती? क्यों नहीं निकलती? क्योंकि HNO3 एक कमज़ोर अम्ल है, क्योंकि HNO3 एक तीव्र ऑक्सीकारक है, क्योंकि धातुएं HNO3 में घुलती नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही जवाब हो जाता है, 9 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि NHO3 एक तीव्र ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अति तनु वेरी डिल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करके कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस देती हैं? मैग्नीशियम Mg, मैग्नीन Mn, लोहा लेड, लोहा और जस्ता, तांबा और चांदी, या फिर सोडियम और पोटेशियम। तो 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, 10 का जो सही जवाब हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्वारेजिया अम्लराज किसका ताज़ा मिश्रण होता है? तो 11 का सही जवाब हो जाता है, 11 का ऑप्शन नंबर ए, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 यानी कि 3:1 का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्वारेजिया में निम्नलिखित में से किस धातु को घोलने की क्षमता होती है? केवल लोहा, केवल एल्युमिनियम, सोना, प्लेटिनम, तांबा और जस्ता। तो 12 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोना और प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है जब कॉपर को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, वह पदार्थ क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। तो 13 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 14 है सोडियम ऑक्साइड Na2O में जल घोलने पर क्या प्राप्त होता है? NOH, NaCl, Na2SO4 या H2 गैस। सोडियम ऑक्साइड Na2O को जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है? तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, NaOH प्राप्त क्या होता है? NaOH प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड ZnO जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट जेड यानी कि Na2ZnO2 प्लस जल, या जिंक क्लोराइड, या सोडियम ऑक्साइड, या केवल हाइड्रोजन गैस। तो 15 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम जिंकेट प्लस जल बनता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की पानी के साथ क्रिया कैसे होती है? मंद होती है, ऊष्माशोषी होती है, अत्यधिक तीव्र और ऊष्माक्षेपी होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, केवल प्रकाश निकलता है, ऊष्मा नहीं। तो 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक तीव्र और ऊष्माक्षेपी क्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातुएं पानी की सतह पर तैरने लगती हैं? धातुओं के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातुएं पानी की सतह पर तैरने लगती हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैसों के बुलबुले उनकी सतह से चिपक जाते हैं। तो 17 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। 18 नंबर है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे इसका संरक्षण रुक जाता है? तो 18 का जो सही जवाब हो जाता है 18 का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एनोडीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोहा जब भाप के साथ लंबी अभिक्रिया करता है तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या इनमें से कोई नहीं। लोहा जब भाप के साथ लंबी अभिक्रिया करता है तो लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो 19 का जो सही जवाब हो जाता है 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है सी, कौन सा बनता है? Fe3O4। ठीक है, ये बनता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, कॉपर की अभिक्रिया तनु हाइड्रोजन अम्ल HCl के साथ कराने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, कॉपर क्लोराइड बनेगा और कोई गैस नहीं निकलेगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कॉपर जल जाएगा। तो कॉपर की अभिक्रिया तनु हाइड्रोजन या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ करने पर जो है वो बनता है यहाँ पर
इनमें से जो कोई अभिक्रिया नहीं होती, क्या होती है? इनमें से कोई नहीं होती है। क्या होती है? इनमें से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ना तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ना कॉपर क्लोराइड बनेगा, और ना कोई गैस निकलेगी, ना कॉपर जल जाएगा। ठीक है, ये नहीं तो कुछ। अगला क्वेश्चन, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु कौन सी है? सोडियम Na, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, सोना Au। तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातु कौन सी है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सोना Au, गोल्ड। ठीक है, Au गोल्ड। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि जस्ते जेडन के टुकड़े को कॉपर सल्फेट CuSO4 के घोल में डाला जाए तो घोल का नीला रंग कैसा हो जाता है? गहरा नीला, लाल, रंगहीन या पीला? तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। यदि जस्ते जेडन के टुकड़े को कॉपर सल्फेट CuSO4 में घोला जाएगा तो जो उसका रंग हो जाएगा कलरलेस, रंगहीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, जस्ता कॉपर सल्फेट के घोर से कॉपर की विस्थापित कर देता है, इससे क्या सिद्ध होता है? जस्ता कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, जस्ता कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, दोनों की अभिक्रियाशीलता समान है, या कॉपर एक अधातु है? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दोनों की अभिक्रियाशीलता समान होती है। ठीक है, दोनों की अभिक्रियाशीलता समान होती है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन से लोहे को विस्थापित कर सकती है? तांबा Cu, चांदी Ag, जस्ता Zn, सोना Au। तो ये जो विस्थापित करती है वो जस्ता कर सकती है। ठीक है, जस्ता जो धातु है आयरन सल्फेट FeSO4 के विलयन को लोहे के विस्थापित कर सकती है, जस्ता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।